शर्त पर कई लोग साथ चले, मगर कुछ लोग रास्ते में बदल गए और कुछ लोगों ने रास्ता ही बदल दिया। इसे पढ़ने के लिए पहले का कुछ नहीं आएगा ना, तब भी ये पूरा सीख कर 21 यूनिट की मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन बच्चों आप साथ ही में करना। यहाँ पे मैं आपसे ये कहूंगा कि यू हैव एन ऑप्शन कि अगर आपके पास समय बचा हुआ है, 15 चैप्टर करके गया हूं, पर उन 15 चैप्टर की प्रैक्टिस मैंने 30 बार करी है, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। मेरे साथ चलने की शर्त पर कई लोग साथ चले, मगर कुछ लोग रास्ते में बदल गए और कुछ लोगों ने रास्ता ही बदल लिया। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे। सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा कि कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। सर वो सब तो ठीक है, आपने जब एंट्री ली तो बड़े शायराना अंदाज में ली, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो या बस बोलना चाह रहे थे? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको। जब हम बेटा सेशन की स्टार्टिंग करते हैं ना, तब तो हम कई सारे कसमें वादे खाते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि नहीं सर, आप हमें जितना घंटे कहोगे हम उतने घंटे पढ़ाई करेंगे, आप हमें बिल्कुल जैसा बताओगे हम वैसा करते जाते हैं, तो हम जो शर्त रखते हैं ना स्टार्टिंग में, आप हर उस शर्त पे हाँ बोलते हो। और फिर जैसे ही धीरे धीरे आगे चलते जाते हैं, बैकलॉग्स हो जाते हैं, रिवीजन सही से नहीं हो पाता है, डीपीपीज नहीं लग पाती हैं, और वही चीजें पाइल्ड अप होकर के इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम फिर अपनी इस जर्नी में अलग अलग ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने जो एक सपना देखा था ना अपना एम्स का, वो सपना अगर हकीकत में बदलना है ना बच्चों, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं जानता हूं कि आपके लिए बाकी सारी चीजें स्मूथ है, आपके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी समस्या वो फिजिक्स ही है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ठीक है। पर बेटा आप फिजिक्स को एक रिलेशनशिप की तरह लेकर के चलो। आप जितना समय उसके साथ बिताओगे ना, वो चीज उतनी ही ज्यादा बेहतर होती जाएगी। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इस पेन को उठाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बेटा ये फिजिक्स को लेकर के आपका जो फियर है, उसके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। अभी मैं ये जो सेशन लेकर के आया हूं, ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, ज्यादा ज्ञान की बातें भी नहीं करूंगा, वेरी क्विक एंड शॉर्ट। बस आपको सबसे पहले मैं आपको वेटेज दिखाना चाहूंगा बेटा यूनिट वाइज, 11th और 12th का सेपरेट बेसिस पे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए कि यार मेरे 11th में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 12th में कौन से चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ना कि सिर्फ एक ड्रॉपर बच्चा, बल्कि जो बच्चा 11th में है और 12th में है, उसको ये आइडिया लग पाए कि मैं अभी पढ़ते टाइम पे किस यूनिट पे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है या किस यूनिट की मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले हम लोग 11th क्लास से। 11th क्लास में बेटा अगर हम लोग यूनिट की बात की जाए, तो सबसे पहले ही बेटा यहां पे मेजरमेंट मतलब आपकी यूनिट्स एंड डायमेंशन आ जाती है। मैंने इंडिविजुअली लिखा हुआ है, आप बस ये देख लीजिए, इसका परसेंटेज 20% है। इसके बाद बेटा बात करूं, सेम अमाउंट ऑफ परसेंटेज बेटा हमारी हीट का भी है, और यही इंपॉर्टेंट परसेंट हमारा फ्लूइड का है। मतलब अगर 11th का वेटेज देखूं तो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन बेटा मुझे यूनिट एंड डायमेंशंस, फिर हीट और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में मिल जाता है। ये सर आप कैसे कह सकते हो या किस बेसिस पे कह सकते हो, या आपकी इस कही बात का मैं किस रेफरेंस पे ये कहूं कि ये कही गई बात सही है? तो बेटा ये बेसिकली जो चार्ट बनाया गया है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिस चैप्टर से आए हुए हैं और उनका बेटा ईयर, उनके बेसिस पे ये परसेंटेज लिखा गया है। क्लियर है? ये बेटा आपके 11th के हैं, ये आप देख सकते हो, और ये आपके 12th का पार्ट है। दोनों को कंबाइन करके बेटा आपका 11th और 12th का ये वेटेज बनाया गया है। क्लियर है? तो यहां पे देखा यूनिट्स एंड डायमेंशन, यहां पे बेटा आपका केटीजी, और ये हो गया आपका सॉलिड एंड फ्लूइड। ठीक है? हाँ सर। यहां पे बेटा बात करें तो सबसे ज्यादा आप ये देखो कि ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है? ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। आप ये दोनों यूनिट याद रखना
यहां से मैं वो समझाने वाला हूं कि जिस बच्चे की अभी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है उस बच्चे को यहां से बहुत ध्यान से सुनना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ने अभी तक इस पोजीशन पे हो जहां पे आपको बेसिक मैथ्स तक नहीं आता है। मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं कि अपन यहां पे t इक्वल्स टू 0 से यहां से अपन जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है अगर आप अभी भी ध्यान से मन लगा के पढ़ें। शुरुआत बेटा ऐसे चैप्टर से कराऊंगा जहां पे ये सारी एक इंडिविजुअल यूनिट है। ये यूनिट्स को जब आप पढ़ना शुरू करोगे इससे पहले कोई यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं उन चैप्टर्स से शुरू करूंगा जिनका वेटेज ज्यादा है और जहां से बेटा याद करने में कम समय लगेगा, उसको तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अपन पहले वहां से शुरू करेंगे। तो यहां पे बेटा सबसे पहली जो यूनिट आ जाती है वो मॉडर्न फिजिक्स की आ जाती है। मॉडर्न फिजिक्स के ही अंदर मैंने सेमीकंडक्टर बेटा ऐड किया है। अब इसका रीजन सुनो बेटा। सबसे पहले तो आप जब 12th पास करके नीट का एग्जाम देते हो या 12th में हो तो आप लोग बेटा बोर्ड के बेसिस पे अपने इस पार्ट को ऑलरेडी करते हो, क्योंकि आप 12th में थे, आपने बोर्ड की तैयारी करी होगी तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। बस उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। ये वाली यूनिट बेटा सेम रिलेटेड होती है हमारी केमिस्ट्री से, तो बच्चे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार ये रिलेशनशिप मैंने कहीं ना कहीं तो देखे हुए हैं। तो इसको बेटा बाकी सारी चीजें छोड़ो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स को निपटाओ। ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो मैं मान के चलता हूं बेटा ये 5 दिन में आप ये मॉडर्न फिजिक्स आराम से कर लोगे और यहां पे 7 to 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे। 7 से 10 क्वेश्चंस यहां से आने ही आने हैं। मिनिमम बता रहा हूं 7 आएंगे ही आएंगे, इससे कम नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप इस यूनिट को बेटा कंप्लीट करिए। इसे पढ़ने के लिए पहले का कुछ नहीं आएगा ना, तब भी ये पूरा सीख जाओगे। अगली जो यूनिट आ जाती है बेटा वो हीट आ जाती है। हीट में भी सेम है। हीट में बेटा थर्मल की बात करे जाए, केटीजी की बात की जाए या थर्मोडायनेमिक्स, बेटा ऑलरेडी ये केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो। आपका इसको लेकर के कॉन्फिडेंस 10x है। आप कोई चीज ऑलरेडी जब सब्जेक्ट में पढ़ लेते हो ना कि यार एडियाबैटिक प्रोसेस तो मुझे पता है, कन्वर्जन ऑफ हीट मुझे पता है, टेम्परेचर स्केल मुझे पता है, तो बेटा ज्यादा चीजें नहीं बचती हैं। आप ऑलरेडी उस टॉपिक को लेकर के पॉजिटिव होते हो। तो आपको पहले ये चैप्टर और ये यूनिट खत्म करनी है। यहां से ही बेटा 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और मात्र 4 दिन लगेगा, क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स केटीजी ऑलरेडी केमिस्ट्री में जानते हो अच्छे से। और इसको सीखने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसको सीखने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अगर बेसिक मैथ्स भी नहीं आती तब भी ये दोनों आराम से ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई वेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत करो। अगला आ जाता है बेटा यूनिट एंड डायमेंशन। मैंने आपको पहले ही बताया मैं ऐसे चैप्टर्स ले रहा हूं जहां पे क्वेश्चन ज्यादा और दिन कम लगने वाले हैं, और ये इंडिविजुअल यूनिट है। आप पहले अप्रोच समझिएगा। क्लियर है? तो आप जब यूनिट एंड डायमेंशन करने वाले हैं बेटा मात्र आपको 2 दिन लगेगा। क्लियर है? इसमें डिवाइसेस मतलब स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर जरूर करिएगा, एरर करिएगा। 3 सवाल आएंगे ही आएंगे। फेवरेट पोर्शन चल रहा है आजकल नीट का यूनिट एंड डायमेंशन। ये 3 चीजों को करने में बेटा आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? उसके बाद बेटा आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आप करोगे तब भी मैं कह रहा हूं ना कि वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक चीजों से आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। 6 दिन लगेंगे। 4 क्वेश्चन बेटा आएंगे। सरफेस टेंशन से आएगा ही, मॉड्यूलस से आएगा ही आएगा। तो यहां से बेटा ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी बेटा आप लोगों ने 12th में पढ़ा था, पास होने के लिए पढ़ा था। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, और बेटा यहां पे आप पैरेलल और सीरीज सीखते हुए आ रहे हो। यहां पे बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैंने 4 दिन लिखे हुए हैं बेटा। और यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे। यहां तक मैं आपको हर एक चैप्टर मैं एक यूनिट वाइज ले जा रहा हूं बेटा। आपको किसी और की जरूरत नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक करोगे ना, यहां पे बेटा थोड़ी जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन बच्चों आप साथ ही में करना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। टोटल मैंने नंबर ऑफ डेज भी लिखे हुए हैं कि 8 दिन लगेंगे। 5 दिन लगेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक करने में और 3 दिन लगेगा आपको ग्रेविटेशन करने में। 5 से 7 क्वेश्चन पक्के हैं। मैं बेटा 1 से लेकर के अगर यहां 6 तक की बात करूं ना,
तो इतने में ही सिर्फ यहां पे आपको थोड़ा जरूरत पड़ेगी बेसिक मैथ्स का। अगर मैं यहां तक बात करूं ना, सिर्फ 5th तक आपको यहां तक पता, वेक्टर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ऑलरेडी सारी चीजें सीख जाओगे। यहां तक आपके 90 मार्क्स पक्के हैं। क्लियर है? 90 मार्क्स मतलब 80 से 90 आप 5वीं जो चैप्टर है वहां तक ले आओगे। उसके आगे जब चलना होगा ना, यहां तक अगर छठवां आप यहां पे इस पॉइंट पे अगर बेटा आपको थोड़ा भी बेसिक मैथ्स और वेक्टर आता है तो बेटा यहां तक अगर आप कर लोगे तो 120 तक यही 6 चैप्टर आपको ला करके दे देंगे, या 6 यूनिट कहिए, ये ला करके दे देंगे आपको। पर यहां तक आपको बहुत अच्छे से करना है, इसमें फिर कोई लापरवाही नहीं चलेगी। क्लियर है? अगर यहां पे बेटा बेसिक मैथ सीखने के बाद ये क्या लिखा हुआ है इसमें वापस आऊंगा, पहले मैं यहां की बात करना चाहूंगा। बेटा ये जो 2 यूनिट है ना, ऑप्टिक्स, जिसमें 10 से 12 दिन लगेंगे, क्योंकि यहां पे बेटा नंबर ऑफ डेज ऑप्टिक्स में ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों है। तो मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा कि चाहे तो देखो यहां तक आप 100 तक 100 से 110 तक आप स्कोर कर चुके हो। यहां पे मैं आपसे यह कहूंगा कि यू हैव एन ऑप्शन कि अगर आपके पास समय बचा हुआ है, तो आप या तो ये करिए या तो ये करिए। बेटा आप एक चीज समझो कि आपको जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो क्या चाहिए है पेपर में, ये नहीं चाहिए कि हमारे पास 30 चैप्टर है जिनकी प्रैक्टिस हमने एक बार करी है, तो कोई नया सवाल आएगा ना उसके सही होने के चांसेस कम है। पर अगर आप इस बात को समझ लोगे कि मैं 15 चैप्टर करके गया हूं, पर उन 15 चैप्टर की प्रैक्टिस मैंने 30 बार करी है, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। आपका सिलेक्शन बेटा कोई भी न्यू कंटेंट से नहीं होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा ना बेटा, आपका सिलेक्शन आपके नंबर ऑफ रिवीजन से होता है। क्या आप जितना पढ़ के जा रहे हो आपने उसका रिवीजन बहुत बार किया है। तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप यहां तक n नंबर ऑफ रिवीजन्स कर लो। जब आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज, सारे के सारे बेटा जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, डीपीपीज हैं या शीट आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए देन यू कैन शिफ्ट ऑन दिस। ये यहां से जब जाओगे तो ये आपको 150 तक ले जाने वाले हैं ये नंबर। या तो आप ये यूनिट करिए या तो आप ये यूनिट करिए। क्लियर है? आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और इसके अलावा बेटा यहां पे मैंने जो टॉपिक्स लिखे वो आप पहले ही कि इन टॉपिक्स को 11th में हम छोड़े बिना नहीं जा सकते हैं। जैसे बेटा मोशन इन अ प्लेन में, क्योंकि शुरुआत हम यहीं से करते हैं, तब तो हमारे पास एनर्जी बहुत होती है, हमारे अंदर जज्बा बहुत होता है कि नहीं यार इस बार तो हम निकाल के लाएंगे। उस टाइम पे हम घायल शेर होते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन तो बहुत इंटेंसिटी से करते हैं, तो बेटा ये जरूर पढ़ के जाइएगा। एनएलएम में बात करूं तो बेटा फ्रिक्शन, सीडो फोर्स और कंस्ट्रेंट से आता ही आता सवाल है। डब्ल्यूपी में बेटा परसेंटेज चेंज किसके काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाले जो सवाल हैं वो, और वर्क एनर्जी थ्योरम जरूर करके जाइएगा। सेंटर ऑफ मास में वेरिएबल मास, जहां पे रॉकेट प्रोपल्शन और कोलिजन पढ़ के जाइएगा। रोटेशन में बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा नहीं पूछेगा। रोलिंग हट गई है यार, यहां से इतना बड़ा टॉपिक है वो वहां से हटा दिया है। तो आप बेटा इतनी चीजें भी कर लोगे, आप सोचो ना कितनी ब्यूटीफुल चीज है कि 5 तक अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी यहां पे आप 80 से 90 कर ले जाओगे। आपको बस थोड़ा यहां पे वेक्टर बेसिक मैथ्स तो ये निकाल ले जाओगे, और उसके बाद आप ये दोनों में बेटा ऑप्शन ले सकते हो। और यही सीक्वेंस मैं चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ने बैठे या जब भी आप रिवीजन करने बैठे, तब इसी सीक्वेंस को फॉलो करें कि जब पेपर देने जा रहे हैं तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे बढ़िया होना चाहिए, फिर हीट बढ़िया होना चाहिए। मतलब इसी सीक्वेंस में आपका रिवीजन का ऑर्डर चले कि मॉडर्न फिजिक्स का तो 10 बार रिवीजन कर लिया है सब चीज का, तो यही सीक्वेंस भी बेटा आपका रिवीजन का चलना चाहिए। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा नोट्स आपको बनाने हैं, आपको पढ़ने हैं, उनका रिवीजन रोज करना है। आपको बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस रोज करने हैं, आपको डीपीपीज रोज करनी है। तो इतना तो बच्चों आप लोग को करना ही पड़ेगा।
पीवाईक्यूज फिंगर टिप पे होना चाहिए आपको, प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन नॉट थ्योरी, और एनसीईआरटी भी लिमिटेड। सोच के यार इतनी जरूरी है, अभी भी कर सकते हो, देर नहीं हुई है। अभी भी बेटा अगर बाकी सब्जेक्ट आपके प्रॉपर चल रहे हैं, आप इस बेसिस पे कोशिश करो ना यार। आपको पता है कि जब ओलंपिक की रेस होती है ना, तो वहां पे भी आप जब रेस कंप्लीट कर लेते हो ना, तब आपको पॉइंट मिलता है। अगर आप रेस के बीच में अगर छोड़ दोगे ना, तो आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर देता है, नेगेटिव मार्क मिलते हैं। हमने जब किसी चीज की शुरुआत उस इंटेंसिटी से करी थी, हर बच्चा शुरुआत करने वाला है, मैंने बार बार कह रहा हूं, डिफरेंस वहां से आएगा कि जो इसको अच्छे से फिनिश लाइन तक ले जाने वाला है। तो अभी भी बच्चों समय है, फोकस्ड, कंसंट्रेटेड, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। और यहां पे बेटा मैंने जिस बेसिस पे ये सारी बात कही है, ये उनके पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अभी भी देर नहीं हुई है, गिव योर बेस्ट शॉट और आराम से दो, होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। चलो, ख्याल रखना, पढ़ाई करना, आपके मुस्कुराता रहना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि परेशानियों से सिर्फ दुविधा आती है, अगर मुस्कुराओगे तो वहां से हल निकलेगा। तो ज्यादा परेशान मत हो, जितनी शिद्दत हो या जितनी मेहनत हो ना, एक बार दो ना, गिव योर बेस्ट शॉट ना, अपना जितना बेस्ट हो सकता है वो एक बार दो। क्लियर है? और फिर होगा नहीं होगा उस टाइम पे देखेंगे, अभी उसके बारे में चिंता मत करो। अभी बस दो, मुस्कुरा के दो, बढ़िया से दो। जो यूनिट दी है थोड़ा गौर करना उसके लिए, क्या इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, करके जरूर जाइएगा। ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, सी या। पहले जमाने में लोग